नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम बीए बीएससी पार्ट फर्स्ट में भूगोल बात कर रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में, जिसमें पिछले कक्षा में मैंने बात की थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में। जो स्रोत थे, 3 स्रोतों के बारे में बात की, जिसमें एक स्रोत के बारे में डिस्कस किया था। उसमें पहला जो टॉपिक था या स्रोत था वो था अप्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में 3 स्रोत मिलते हैं जानकारी में। प्राकृतिक स्रोत, दूसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति के साक्ष्य, तीसरा है प्राकृतिक स्रोत। तो प्राकृतिक जो स्रोत है उसमें था घनत्व, दबाव और तापमान के आधार पर पृथ्वी की संरचना के विषय में ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो सेंटर एरिया है या कोर एरिया है वो ठोस अवस्था में है, जिसमें निकल या लोहे के मतलब वो खनिज पाए जाते हैं, जिसे ठोस अवस्था अधिक घनत्व वाले शहरों से बना हुआ है। और इसके बाहरी जो कोर एरिया है उसके ऊपर एक ऐसा भंडार या मंडल भी हो सकता है जो तरल अवस्था में मौजूद है, जो ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा बाहर निकलता है उसके बारे में प्रमाण पाए जाते हैं। इस प्रकार अपने एक टॉपिक के बारे में बात कर चुके थे। सेकंड जो टॉपिक इसका स्रोत है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति के साक्ष्य। पृथ्वी की उत्पत्ति के साक्ष्य। पृथ्वी की उत्पत्ति के साक्ष्य में हमने कुछ एक विद्वानों की विचारधारा या परिकल्पना के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें आपकी जो विचारधारा थी इसमें वो कांट की थी, जिसका नाम है कांट की वायव्य राशि परिकल्पना थी। दूसरी लाप्लास की थी, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना थी। और इसके अलावा जेम्स जीन की जवारीय परिकल्पना, ऐसे ही मोल्टन व चैम्बरलिन की ग्रहणु परिकल्पना। ये परिकल्पना पढ़ी आपने। इन सभी परिकल्पनाओं से ये आधार या अनुमान लगा सकते हैं, या इससे ये ज्ञात होता है कि पृथ्वी का जो अंतरतम है या भूगर्भ के बारे में जानकारी मिलती है, उसमें कांट के अनुसार एक कह सकते हैं इसका वायव्य राशि यानी वायव्य वाले गैसीय अवस्था में, मतलब प्रारंभ में पृथ्वी गर्म मतलब ठंडी या शीतल अवस्था में थी, फिर ताप का उत्सर्जन क्यों हुआ, क्या आपस में टकराव के द्वारा घर्षण उत्पन्न हुआ, घर्षण से ताप मिला, ताप से गति मिली, गति के द्वारा एक सभी पदार्थ मिलकर एक वायव्य राशि में निर्मित हो गए, जिसे बाहरी भाग, उसका बाहरी भाग और अंदर भाग की बात करें, धीरे धीरे बाहरी भाग तो वायव्य राशि में बदल गया, लेकिन अंदर भाग जो धीरे धीरे ठंडा हुआ, बाहर वाला वो जमकर ठोस अवस्था में आ गया, और अंदर वाला जो वायव्य राशि रूमी गर्म अवस्था में गैस अवस्था में रह गया। इसलिए कह सकते हैं कि कांट के अनुसार अंदर वाला जो भाग है वो वायव्य राशि या तरल अवस्था में या गैस अवस्था में हो सकता है। इसी बार लाप्लास की निहारिक परिकल्पना की बात करें तो उसमें भी लाप्लास के आधार पर ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बताया कि सबसे पहले ब्रह्मांड में मौजूद जो निहारिका थी वो पहले से गतिशील अवस्था में थी, और उसके बारे में कुछ पता नहीं निहारिका कहाँ से आई, लेकिन निहारिका पहले से थी, वो तप्त अवस्था में थी, गतिशील अवस्था में थी, तो गर्म अवस्था में थी। उसका अंदर भाग जो फिर धीरे धीरे ठंडा हुआ बाहर से, और अंदर से बाहर जो जमकर ठोस हो गया, और उसका आयतन में कमी आई, किसी कारण आयतन कमी आई तो उसको कोई छल्ला अलग हटकर उससे कोई घर बन गए। तो उसी प्रकार पृथ्वी जिस भाग से अलग हटकर छल्ला बना और जब वो ठोस अवस्था में आया तो उसका अंदर वाला भाग फिर भी वो भी अब ठंडा में समय लगता है, मतलब देर लगती है, तो बाहर से जमकर ठोस हो गया, लेकिन अंदर वाला भीतर वाला भाग जो तरल अवस्था में नहीं रहा होगा। इसलिए आज भी अनुमान ये कह सकते हैं कि अंदर वाला जो पदार्थ, अंदर वाला जो क्षेत्र है, अंतरतम वाला भाग है, वो तरल अवस्था में हो सकता है। इसी प्रकार सभी जो परिकल्पनाएं हैं उसके बाद अनुमान ये लगा सकते हैं अपन, या आकलन कर सकते हैं कि इन परिकल्पनाओं में कि पृथ्वी का अंतरतम वाला भाग या ठोस अवस्था में या तरल अवस्था में। अब इसके बाद में जो थर्ड टॉपिक आता है वो आता है आपका थर्ड जो साक्ष्य के जो स्रोत के बाद में थर्ड स्रोत है वो है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो इसमें दो तथ्य, दो उदाहरण सामने आते हैं। एक
ज्वालामुखी, दूसरा है भूकंप। दो जो पर्टिकुलर जो प्राकृतिक स्रोत है वो दो है, एक ज्वालामुखी, दूसरा भूकंप। इसमें इस बारे में बात करें अपन तो ज्वालामुखी के बारे में पहले जानकारी लेते हैं कि ज्वालामुखी क्या है, किस प्रकार से आता है, इससे क्या प्रमाणित होता है, इससे कैसे पता लग सकता है कि पृथ्वी का अंतरतम वाला अंदर वाला भाग या भूगर्भ कैसा किसका बना हुआ है। ज्वालामुखी ऐसा आग वाला मुख है या दरार है जिससे बहुत मतलब कई रूप में आग या गैस या जो भी जलवाष्प के कण है या अदर मेटल है, रॉ मेटल है और कच्चे मतलब टुकड़े हैं, कंकड़ पत्थर, रेत होती है, वो सब एक गर्म अवस्था में लावा के रूप में धातु बाहर प्रकट होता है। तो भूगर्भ से कोई पदार्थ या कोई मलबा जो मेगा भंडार होता है, जो भूगर्भ धातु के नीचे, धातु के जो नीचे जो कोई पदार्थ, ऐसा पदार्थ है जो मेग्मा के रूप में है, जो किस रूप में, मेग्मा नहीं, तरल अवस्था में, चट्टाने पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है, जो वो उसमें ऐसे कई गैसें होती है जो भरसक बाहर आने का प्रयास करती है, वो धक्का मारती है, दबाव देती है, किसी कारण से चट्टान ऊपर वाली सेल जो कमजोर सेल होती है किसी कारण से टूट जाती है और टूट कर उसमें दरार पड़ जाती है या ऐसे पाइप नुमा नली बन जाती है। उस नली के द्वारा वो पदार्थ बाहर निकालने का प्रयास करता है, बाहर आ जाता है, उसे बोलते हैं ज्वालामुखी। वो ज्वालामुखी से ये अपन ये थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि अंदर ये तो है फाइनल है कि पृथ्वी के धरातल जो सरफेस है, क्रस्ट है, इसके नीचे वाला कोई भाग ऐसा जरूर है जो वहाँ पर तरल अवस्था में मेग्मा पाया जाता है। लेकिन इसमें दो कारण से उसमें ये अनुमान लगा सकते हैं कि जरूर नहीं है कि वो मेगा भंडार इतना पड़ा हुआ भाग जो है वो पूरा तरल अवस्था में हो। तरल अवस्था में हो, अगर कोई भाग अंदर तरल अवस्था में तो बाहर जो उसके ऊपर जो फैली हुई चट्टान जो ठोस अवस्था में, तो उसमें इतना दबाव देकर उस तरल अवस्था में बनाए नहीं रख सकती, क्योंकि इतना दबाव के द्वारा तरल अवस्था में वो पदार्थ नहीं बना रह सकता, क्योंकि बाहर वाले सेल का दबाव नीचे सेल पड़ता है, इसलिए अधिक दबाव के कारण वो तरल अवस्था में नहीं रह सकता। इस कारण इसमें ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो कोई पदार्थ कहीं से कोई सेल किसी कारण से कमजोर हो जाती है, टूट जाती है, उसमें दरार पड़ जाती है, तो उस सेल से ताप के द्वारा कोई पदार्थ बाहर आने का प्रयास करता है, तो वहाँ का उस सेल जहाँ से सेल कमजोर हुई थी उसका गलनांक बिंदु गिर जाता है, मतलब गलनांक पिघलने की जो वो क्षमता है वो कम हो जाती है। वो कम ताप पे मतलब वो चट्टान पिघल जाती है, उसको मतलब गलकर पिघल कर नष्ट होकर मतलब तरल अवस्था में आ जाती है। उस अवस्था से वो पदार्थ बाहर आने का प्रयास करता है और बाहर आ जाता है। इसलिए अपन ये मान सकते हैं कि मतलब इसमें ऐसा है कि कोई पदार्थ मतलब किसी कारण से चट्टान का गलनांक बिंदु गिर जाने से वहाँ की चट्टान ढीली होकर वहाँ का जो पदार्थ पिघल कर बाहर आ जाता है, इससे ज्वालामुखी रूप में प्रकट होता है। इसलिए इससे कोई प्रमाणित नहीं होता कि ज्वालामुखी द्वारा किसी सेल का अंदर वाली भूगर्भ के बारे में कोई मुख्य जानकारी प्राप्त हो। अपन जो मेन इससे जो प्रमाण होता है, साक्ष्य मिलते हैं या इसका निश्चित जो उदाहरण मिलते हैं वो आपका आता है इसमें भूकंप के बारे में पर्याप्त जानकारी द्वारा ये ज्ञात होता है कि पृथ्वी का अंतरतम वाला भाग या भूगर्भ वाला भाग किस प्रकार से बना है, कौन सी सेलों का बना हुआ है, कौन से घनत्व वाली सेल पाई जाती है, इस बारे में काफ़ी जानकारी मिल सकती है। तो इसमें भूकंप के बारे में बात करते हैं अपन। भूकंप किससे कहते हैं, भूकंप में कौन सी लहरें प्रभावित होती है, इन लहरों के द्वारा क्या प्रभाव पड़ता है, सेलों में कौन सी सेलों में इनकी गति कितनी होती है, इस बारे में अपन जानकारी लेते हैं। तो भूकंप, अर्थक्वेक। भूकंप विज्ञान के साक्ष्य में बात करें कि भूकंप एक ऐसा क्योंक है, ऐसा मूवमेंट है जो धरातल पर अचानक एक पल में ही एक धरातल का बड़ा हिस्सा कब आता है, कंपन आता है उसमें। और कंपन क्यों होता है, इसके कई प्राकृतिक मानवकृत कारण है, जिससे कोई हिस्सा धरातल का भीतर से कोई कंपन शुरू होता है, जिससे उसका कोई हिस्सा हिलता है, वो डगमगाता है, इससे कंपन होता है, जिससे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े उद्योग है, मतलब जो भी बड़े बड़े पुल वगैरह है उसमें कंपन होता है, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, कई बार की जान माल की हानि होती है। तो इसमें भूकंप विज्ञान में अपन बात करते हैं तो इसमें ये ज्ञात होता है कि इसमें कोई बड़े भाग का हिस्सा हिलने से बड़ा भाग मूवमेंट उत्पन्न होता है। तो भूकंप
के बाद भूकंप की जानकारी के लिए सिस्मोलॉजी में अपन इसका अध्ययन करते हैं, इसका भूकंप विज्ञान में सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी मतलब भूकंप विज्ञान में इसका अध्ययन करते हैं, जिसमें भूकंप के बारे में, भूकंप उद्गम क्षेत्र से लेकर जहाँ पे सबसे पहले इसकी किरणें, इसकी लहरें पहुँचती उसके बारे में, और कहाँ कहाँ इसका प्रभाव इफेक्ट होता है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो सिस्मो भूकंप के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपन ये ध्यान रखते हैं कि जहाँ भी भूकंप आता है तो भूकंप हमेशा धरातल के नीचे वाले सेल में ही आता है। भूकंप धरातल के नीचे सरफेस है, क्या है ये? क्रस्ट है, सरफेस है, सरफेस यानी ऊपरी क्रस्ट धरातल। अब भूकंप उच्च स्थान पे आता है, धरातल के नीचे वाले जो सेल जहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। मान लो कि ये आपका सरफेस है, बाहरी भाग है, जो जिस पे अपन मकान, आवास, कार्यक्रम जो भी सारे गतिविधियाँ करते हैं, सड़कें हैं, रेल लाइनें हैं, सारी इसमें। अब इसका मालूम, इसका केंद्र स्टार्ट यहाँ से हुआ है, ये इसका जहाँ से भूकंप शुरू होता है, जहाँ से भूकंप पैदा होता है, उत्पन्न होता है, जिसका भूकंप का जन्म होता है, वो स्थान कौन सा है? तो वो स्थान, उस स्थान को किस नाम से पुकारते हैं? तो पहले ये, इसे बोलते हैं अपन फोकस पॉइंट, यानी भूकंप मूल, हिंदी में इसको भूकंप मूल, जहाँ से भूकंप शुरू हुआ, भूकंप का उद्गम हुआ, उससे बोलेंगे भूकंप मूल। जहाँ से भूकंप कहाँ उत्पन्न होता है? धरातल के नीचे वाले स्थान से, जहाँ पर कमजोर सेल किसी कारण से मूवमेंट उत्पन्न होता है, हिलती है, उसका सबसे पहले प्रभाव कहाँ आता है उसकी बात करें तो भूकंप मूल कौन सा भाग आ गया? धरातल जहाँ से भूकंप उद्गम होता है, भूकंप की किरणें, भूकंप की लहरें गति करती है, स्टार्ट होता है, उसे बोलते हैं भूकंप मूल। अब आता है भूकंप, दूसरी बात आता है इसमें कि सबसे पहले भूकंपीय लहरें या भूकंपीय प्रभाव सबसे सर्वाधिक मात्रा में सबसे पहले कहाँ पहुंचता है उसकी बात। तो इस केंद्र से सबसे पहले 90 कोण पे, 90 कोण पे सीधा, जहाँ सबसे पहले किरणें, सबसे पहले इसका प्रभाव उत्पन्न होगा, वो क्षेत्र ये रहेगा। इसके बाद में जो सेकंड से दूर जो देखा जाएगा इस सेंटर से, तो ये दूरी, ये सबसे कम दूरी है, इसके बाद दूसरी, इससे ज़्यादा दूर है, ये दूर है, ये से अधिक दूर पे ये है। तो सबसे पहले प्रभाव कहाँ हुआ? यहाँ। इसके बाद में यहाँ से वक्राकार लहरें गति करेगी, ऐसे वर्ताकार या वक्राकार लहरें गति करती है। तो भूकंप जो मूल के अंदर है, उससे सबसे पहले जो भूकंपीय वेव्स, लहरें या सबसे पहले झटका महसूस हुआ, वो केंद्र उसे किस नाम से पुकारते हैं? मैंने बताया ये केंद्र था, इसका नाम था भूकंप मूल, फोकस। सबसे पहले इसकी 90 डिग्री पे इसका इफेक्ट यहाँ हुआ, इससे बोलेंगे अपन एपी सेंटर, इसे बोलेंगे अपन एपी सेंटर, इससे बोलेंगे हिंदी में अधिकेंद्र। भूकंप मूल वह स्थान जहाँ से भूकंप उद्गम होता है, जन्म होता है भूकंप का, जहाँ पे भूकंप शुरू होता है वो होता है फोकस पॉइंट। और जहाँ सबसे पहले भूकंपीय झटका महसूस होता है, सर्वाधिक मात्रा में सबसे बड़ा कंपन उत्पन्न होता है, भयंकर मतलब कंपन सबसे पहले भूकंपीय झटका महसूस होता है, उस केंद्र को, उस सेंटर को उसे बोलते हैं अधिकेंद्र, ऐसे बोलते हैं एपी सेंटर। इसके बाद में यहाँ से वक्राकार लहर उत्पन्न होती है जो सभी स्थानों पर, इसके बाद में यहाँ से सर्वाधिक मात्रा, उसके बाद में जो सेकंड लहर आएगी वो सेकंड मतलब स्थान आएगा, वहाँ पर इसका कंपन कम रहेगा। इस प्रकार भूकंपीय लहरें हर स्थान पर पहुंचने का प्रयास करती है, तो वो इस प्रकार ये लहरें गति करती है, वक्राकार रूप में, वर्ताकार रूप में लहरें गति करती है। जहाँ तो यहाँ सबसे अधिक मात्रा में इसका स्केल, रिक्टर स्केल अधिक रहेगा। रिक्टर स्केल होता है एक भूकंपीय विज्ञान में सिस्मोग्राफ होता है, जिसमें भूकंपीय लहरों का या भूकंपीय वेव्स का अंकन किया जाता है, उससे बोलते हैं रिक्टर स्केल, उसे बोलते हैं रिक्टर स्केल। यानी
रिक्टर स्केल, RICH रिक्टर स्केल। इस स्केल के द्वारा इसमें 1 से लेकर 10 तक के अंक होते हैं, जिसमें प्रत्येक एक अगला अंक दूसरा 1 से 10 गुना अधिक होता है। इसकी तीव्रता में बात करें तो प्रत्येक रिक्टर स्केल में 1 से 1, 2, 3 से बात करें तो प्रत्येक में 1 से दूसरा वाला भाग 10 गुना से अधिक होता है, इसलिए इसकी मात्रा तीव्रता में भी अंतर होता है। मतलब 0.50 तक तो इसका इफेक्ट लगभग खास नहीं होता, इसमें इतना नुकसान होने की संभावना नहीं होती। 5 से अधिक जाने पर इसमें कई बार नुकसान होने की संभावना अधिक हो जाती है। हर रोज दिन में 24 घंटे में बहुत से भूकंप आते हैं। विश्व में लगभग 2000 लगभग 10,000 के आसपास भूकंप आते हैं रोज, लेकिन झटके बहुत कम हल्के होते हैं, इससे महसूस नहीं किए जा सकते। लेकिन ऐसे भूकंप जिनकी तीव्रता अधिक होती है, जिनका स्केल अधिक होता है, जो 5.0 से अधिक होता है, उनको महसूस किया जाता है, वहाँ पर कई जान माल के नुकसान होने की संभावना होती है। तो ये तो आ गया इसका, मैंने बताया आपको फोकस सेंटर, ये हो गया एपिसेंटर। अब इसकी बात करें तो इससे ये ज्ञात होता है कि फोकस, और ये हो गया इसका वक्राकार मार्ग बताया मैंने आपको एपिसेंटर से। अब इसके 3 इसे तरंगें होती है, मतलब इसमें भूकंपीय लहरें होती है। इसमें 3 प्रकार की लहरें प्रभावित होती है, वो है आपकी इस प्रकार से। भूकंपीय जो लहरें होती है रिक्टर स्केल से या सीस्मोग्राफ से जो लहरें ली जाती है, पढ़ी जाती है, अंकन की जाती है, वो लहरें 3 प्रकार की होती है। पहली वो होती है प्राथमिक लहरें, यानी प्राइमरी वेव्स। दूसरी है द्वितीय लहरें, सेकेंडरी। और तीसरी है धरातलीय लहरें, इसे बोलते हैं। तीसरी है लॉन्ग पीरियड वेव्स। ये 3 तरह की लहरें होती है। प्राइमरी पी, इसे बोलते हैं पी लहरें। दूसरी है सेकेंडरी द्वितीय लहरें, इसे बोलते हैं एस, और इसे बोलते हैं एल। 3 वेव्स होती है। इन 3 लहरों के बारे में अपन कल विस्तृत डिस्कस करेंगे। आज अपन इतनी बात करेंगे, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।